Assalamu alaikum viewers. I hope you are happy and satisfied. Today I am going to present another topic related to presentation, that is the process of presentation. The process of presentation involves three steps: planning, preparation and presentation. In my previous lecture, I have discussed in detail the planning steps for a presentation, and the points are: determine the purpose, analyze the audience, gathering material, organization of material, create visual aids, rehearse the talk or presentation. So before presenting, we have to determine our purpose. After determining the purpose, we should analyze our audience. And after the audience analysis, we must gather material. And after getting material, we have to organize the material. And for the support of material, we can use different aids like visual aids. And after putting all these things together, we have to rehearse for the presentation. तो हम अपनी प्रेजेंटेशन के सबसे पहले स्टेप पर प्लानिंग करते हैं, और प्लानिंग के लिए हम अपने मकसद का तयन करते हैं, और मकसद का तयन करने के बाद हम अपने हाज़रीन का जायज़ा लेते हैं, और हाज़रीन के बारे में जायज़ा या असेसमेंट करने के बाद हम अपने मवाद को इकट्ठा करना शुरू करते हैं। और जब हमारे पास मवाद इकट्ठा हो जाता है, जो कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम अपने मवाद को फिर मुरतब करते हैं, उसको तरतीब देते हैं, और उसके बाद हम मुख्तलिफ़ मुआवनात को अरेंज करते हैं, जिनमें के ऑडियो एड्स भी हो सकती हैं और विजुअल एड्स भी हो सकती हैं। और जब हम तमाम तर तैयारी मुकम्मल कर लेते हैं, तो हमें अपने प्रेजेंटेशन के लिए एक रिहर्सल करनी होती है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी प्रेजेंटेशन कितने वक्त में मुकम्मल होती है। प्लानिंग करने के बाद दूसरा स्टेप आता है प्रेपरेशन का। अब प्रिपरेशन के लिए क्या क्या चीज़ें करना ज़रूरी हैं? नंबर 1, रिहर्सल्स. सो प्रैक्टिस योर प्रेजेंटेशन विद ऑल योर एड्स एंड डिवाइसेस. रिव्यू एंड रिकॉर्ड द टाइमिंग्स. सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपनी प्रेजेंटेशन से पहले उसकी रिहर्सल करनी है, और इसमें तमाम तर डिवाइसेस और एड्स जो कि आपने एक्चुअली इस्तेमाल करनी है उनका इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको अपनी टाइमिंग्स का अंदाज़ा हो सके. स्लीप. टेक अ गुड नाइट्स रेस्ट. On average about 7 to 8 hours of regular sleep is considered healthy. तो अपनी प्रेजेंटेशन देने से पहले आप कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए. Dress for the occasion. Your suiting should be according to the occasion or nature of the presentation. अपनी प्रेजेंटेशन के लिए जो लिबास आपने पहनना है वो मौके की मुनासबत से होना चाहिए, और जो आपकी प्रेजेंटेशन की नोयत है उसके एतबार से होना चाहिए. Arrive early. Make sure you arrive early so as to observe the venue of presentation and arrangements of the presentation. नेक्स्ट स्टेप पर आपको क्या करना है कि जिस जगह आपको प्रेजेंटेशन देना है उस जगह पर आप वक्त से थोड़ा सा पहले पहुँचें, ताकि आप अपनी प्रेजेंटेशन और उसके इर्द गिर्द की जो इंतज़ामात हैं उसका जायज़ा ले सकें. आफ्टर प्लानिंग एंड प्रेपरेशन, नाउ इट्स टाइम टू प्रेजेंट योर प्रेजेंटेशन. The beginning of the presentation should be attention getting. तो जब आप प्लानिंग कर चुकते हैं और उसके बाद उसकी तैयारी भी कर लेते हैं, तो अब आपने बाकायदा तौर पर प्रेजेंट करना है. और प्रेजेंटेशन के लिए क्या है कि आप उसकी इब्तदा इस अंदाज से करें कि आप लोगों की तवज्जो फ़ौरन हासिल कर सकें. और तवज्जो हासिल करने के लिए आप कौन सी डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं? तो यू कैन यूज़ रेलेवेंट एनेक्डोट्स, आस्किंग क्वेश्चंस, स्टार्टलिंग स्टैटिस्टिक्स. Like a recent poll by Gallup showed that 70% of US employees are not engaged at work. You can use analogies. For example, life is like a bed of thorns. You can use a humor, but it must be relevant to your presentation topic. You can use different gimmicks. These are the tricks intended to attract attention of your audience. अपनी प्रेजेंटेशन की इब्तदा में आप मुख्तलिफ़ अंदाज़ अपना सकते हैं, ताकि आप अपनी ऑडियंस की तवज्जो हासिल कर सकें. और इसकी इब्तदा में आप कोई दिलचस्प कहानी बयान कर सकते हैं, आप कोई सवाल पूछ सकते हैं, कोई चौंका देने वाला शुमारियाती आप हकीकत बयान कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो कोई एनालॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं, मज़ाह कर सकते हैं, या कुछ ऐसे बातें या ऐसे ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिससे आप अपनी ऑडियंस की तवज्जो को हासिल कर सकें. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टाइटल एंड बैकग्राउंड इफ़ नेसेसरी. अपना तारुफ करवाइए अपने उन्वान का, और अगर ज़रूरी समझें तो कोई बैकग्राउंड नॉलेज अगर शेयर करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं. इन्वॉल्व द ऑडियंस. आपने अपने सामीन को, अपने हाज़रीन को अपने साथ शामिल करना है, इन्वॉल्व रखना है. स्पेसिफाई आउटलाइन. और
जो आपकी आउटलाइंस हैं, जो आपके मखसूस पॉइंट्स हैं जिन पर आपने बात करनी है, उनको मखसूस अंदाज में बयान कीजिए। यूज़ द पावर पॉइंट स्लाइड्स, आप पावर पॉइंट स्लाइड्स का इस्तेमाल कीजिए ताकि उससे दिलचस्पी पैदा हो सके। स्टार्ट प्रेजेंटेशन ऑन टाइम, अपनी प्रेजेंटेशन को वक्त पर शुरू कीजिए। हैव कॉन्फिडेंस, आपके अंदर एतमाद नज़र आना चाहिए। डेवलप आई कॉन्टैक्ट, आप अपने सामीन और अपने हाजरीन के साथ प्रॉपर आई कांटेक्ट रखिए, एतमाद के साथ उनकी जानिब देखिए। बॉडी मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स, आपके जिस्मानी हरकत व सकनात, आपके चेहरे के तासुरात और आपके इशारे, कॉन्फिडेंस उनमें से झलकना चाहिए। वॉइस, इफ़ेक्टिव पिच, टोन, आपकी आवाज़ और आपकी पिच, आपकी टोन, आपका लहजा इस अंदाज में होना चाहिए कि जिससे आपका कॉन्फिडेंस शो होता हो। पॉइज और बैलेंस, स्टैंडिंग एंड सिटिंग, आपकी स्टैंडिंग और सिटिंग दोनों पोजीशंस में एक बैलेंस, एक तवाज़ुन नज़र आना चाहिए। हैंडलिंग क्वेश्चंस, आप किस तरीके से लोगों के सवालात को हैंडल करते हैं, ये भी आपकी सलाहियत को ज़ाहिर करेगा। एंड रिमाइंडर्स फॉर फोकस, और आखिर में फिर आपने ख़ास तौर पर अपने जिन बातों पर फोकस करना है उसको आप कैसे रिमाइंड करते हैं, कैसे लोगों को रिमाइंड करवाते हैं। देयर आर सम डूज एंड डोंट्स। कीप स्लाइड्स क्लीन एंड सिंपल, तो कुछ बातें ऐसी हैं कि जिनको आपको करना है और कुछ को आपको अवॉइड करना है। तो उसमें सबसे पहली बात तो ये कि आपने अपनी जो स्लाइड्स हैं उनको बिल्कुल क्लीन रखना है, साफ़ सुथरा रखना है। कीपिंग 1/3 ऑफ द स्लाइड क्लियर इज़ अ गुड आइडिया, और आपकी स्लाइड का अगर 1/3 हिस्सा अगर क्लियर है तो ये एक अच्छा इंप्रेशन देने वाली चीज़ है। एड इफ़ेक्टिव कंटेंट, आप उसमें जो मवाद शामिल कर रहे हैं वो मौसर होना चाहिए। फॉर्मेट अप्रोप्रिएटली, आपकी स्लाइड की जो फॉर्मेटिंग है वो मुनासिब अंदाज में होनी चाहिए। ऐड कंसिस्टेंट टाइटल एंड टेक्स्ट प्लेसमेंट्स, और उसमें जो आप टाइटल और टेक्स्ट को जिस तरीके से प्लेस कर रहे हैं वो मुनासिब जगह पर होना चाहिए, उसका एक बैलेंस नज़र आना चाहिए। लेबल चार्ट्स एंड टेबल्स, और आप मुख्तलिफ चार्ट्स और टेबल्स का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनकी लेबलिंग कर लीजिए, उनको मुख्तलिफ नाम दे दीजिए। दिस पेज कंटेन्स टू मैनी वर्ड्स फॉर अ प्रेजेंटेशन स्लाइड। डोंट्स में या जो बातें आपने नहीं करनी वो ये है कि आपकी प्रेजेंटेशन की स्लाइड में इतने ज़्यादा अल्फाज नहीं होने चाहिए कि जो कि पढ़ने वाले को दिक्कत पेश आए पढ़ने में और देखने में। A page which contains too many words for a presentation slides makes it difficult both for your audience to read and for you to present each point. अगर आपकी स्लाइड के अंदर बहुत ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल है तो ना सिर्फ इससे ऑडियंस को पढ़ने में दिक्कत पेश आएगी बल्कि आपको भी अपना पॉइंट ऑडियंस तक पहुंचाने में मुश्किल पेश आएगी। इन शॉर्ट, योर ऑडियंस विल स्पेंड टू मच टाइम ट्राइंग टू रीड दिस पैराग्राफ इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू यू। अब इसका नतीजा क्या निकलेगा कि ऑडियंस की ज़्यादातर जो तवज्जो रहेगी वो स्लाइड्स को पढ़ने पर रहेगी और आपको सुनने पर उनकी तवज्जो जो है वो कम हो जाएगी। एंड इवेंचुअली इट विल मेक योर स्लाइड वर्डी एंड बोरिंग एंड यू विल लूज योर ऑडियंस अटेंशन। नतीजतन आपकी स्लाइड बहुत वर्डी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी और आप अपने ऑडियंस की जो तवज्जो है उसे आप खो देंगे। देयर आर सम टेक्स्ट टिप्स। टेक्स्ट स्लाइड्स शुड बी ब्रीफ। तो टेक्स्ट स्लाइड्स जो आप बनाते हैं उनको मुख्तसर होना चाहिए। नो मोर देन 8 वर्ड्स पर लाइन, एक लाइन में 8 अल्फाज से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। नो मोर देन 8 लाइन्स पर स्लाइड, और एक स्लाइड में 8 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फ्यूअर वर्ड्स विल फोर्स एन एक्सप्लेनेशन रादर देन रीडिंग स्लाइड वर्ड फॉर वर्ड। अगर आप कुछ वर्ड्स पर फोकस करेंगे तो उनको एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि आप एक एक लफ्ज़ को पढ़ते जाएं। टाइटल शुड बी 36 to 40 पॉइंट्स। आपके टाइटल का साइज़ 36 से 40 पॉइंट्स तक होना चाहिए। बॉडी टेक्स्ट शुड बी अराउंड 24 पॉइंट्स, और स्लाइड का जो टेक्स्ट पोर्शन है उसके फॉन्ट्स का साइज़ 24 होना चाहिए। यूज़ अप्रोप्रिएट फॉन्ट स्टाइल, आपके फॉन्ट का स्टाइल मुनासिब होना चाहिए। स्पेलिंग्स एंड ग्रामर, अवॉइड स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक्स। आपको अपने स्पेलिंग्स और ग्रामर की मिस्टेक्स से बचना है, इज्तनाब करना है। एंड फॉर दिस पर्पज़ प्रूफ रीड योर स्लाइड्स केयरफुली। अपनी स्लाइड्स को ध्यान से तवज्जो से प्रूफ रीड कीजिए, और उसमें आपको क्या देखना है? स्पेलिंग मिस्टेक्स, द यूज़ ऑफ रिपीटेड वर्ड्स, ग्रामेटिकल एरर्स यू माइट हैव मेड। डू ट्राई टू हैव समवन एल्स चेक योर प्रेजेंटेशन। तो एक तो आपको अपने स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स को चेक करना है, फिर यह कि कहीं अल्फाज रिपीट तो नहीं हो रहे, और तीसरे नंबर पर यह कि कहीं ग्रामर की गलतियाँ तो नहीं हैं, और इस काम के लिए आप चाहें तो किसी और की मदद भी ले सकते हैं। There is a font analysis. Don't use small text on your slides. Think about those people at the back of the presentation room. तो आपकी
प्रेजेंटेशन का जो फॉन्ट का साइज़ है वो इतना छोटा या बारीक नहीं होना चाहिए कि जो कि पीछे बैठने वाले लोगों को देखने में दिक्कत का बाइस बने। दूसरा, आपकी स्लाइड्स के ऊपर कैपिटलाइज्ड वर्ड ज़्यादा नहीं होने चाहिए क्योंकि इससे भी पढ़ने वाले को दुश्वारी पेश आती है। डोंट यूज़ कॉम्प्लिकेटेड डिस्ट्रैक्टिंग ट्रांजिशंस, और आपकी स्लाइड्स की ट्रांजिशंस और डिज़ाइंस और मूवमेंट इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए कि वो भी आपके देखने वाले को कंफ्यूज कर दें। डोंट यूज़ अ कॉम्प्लिकेटेड फॉन्ट, और ऐसे फॉन्ट्स का इस्तेमाल भी मत कीजिए जो कि कॉम्प्लिकेटेड हों, जो आसानी से पढ़े ही ना जा सकते हों। अवॉइड एक्सेसिव बुलेट पॉइंट्स, आपने बहुत ज़्यादा बुलेट्स लगाने को अवॉइड करना है। जैसा कि आपके सामने इस स्लाइड में बहुत ज़्यादा बुलेट्स दिए गए हैं, तो आपने इस तरह करने से अवॉइड करना है। बैकग्राउंड एंड कलर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रीडेबल एंड वाई। आपने ये देखना है कि ये जो 4 तरह के आपके सामने डिज़ाइंस दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा बेहतर है, और अगर बेहतर है तो क्यों। तो अगर आप देख सकते हैं कि जो नंबर 1 है, दिस वन, तो इसमें डार्क बैकग्राउंड है लेकिन इसके ऊपर लाइट कलर में राइटिंग है, तो इसलिए ये थोड़ा रीडेबल ये हो रहा है, बेहतर है। दूसरा, अगर हम देखें तो लाइट वर्डिंग है और लाइट बैकग्राउंड है, तो ये हमसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा। और सेकंड पर डार्क बैकग्राउंड है, डार्क वर्डिंग है, ये भी नहीं पढ़ी जा रही। और नेक्स्ट में अगर आप देखिए तो इसमें लाइट बैकग्राउंड है लेकिन इसमें डार्क टेक्स्ट का इस्तेमाल किया गया है, तो ये भी आसानी से रीडेबल है। तो अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 और 4 का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब कभी आप अपनी क्लोजिंग करें तो उसमें रेफरेंसेस ज़रूर शामिल कीजिए। अगर आपने मुख्तलिफ साइटेशंस इस्तेमाल की हैं या कोई कोटेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं या डायग्राम्स और इमेजेस अगर आपने किसी बुक से या किसी नेट सोर्सेज से हासिल किए हैं, तो उसका हवाला भी आपने आखिर में ज़रूर देना है। There are some more key tips. Be clear about the purpose of your presentation. तो सबसे पहले तो आपको इस बात को मद्देनज़र रखना है कि आपकी प्रेजेंटेशन का जो मकसद है उसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर हों। रिहर्स वेल, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, बी कंफर्टेबल। आप अच्छे तरीके से रिहर्सल कीजिए, आई कॉन्टैक्ट मुनासिब रखिए लोगों के साथ और अपने आप को आरामदेह हालत में रखिए। फॉलो द टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ अ प्रेजेंटेशन टूल, और प्रेजेंटेशन के टूल्स का किस तरीके से इस्तेमाल करना है उसको अच्छे तरीके से देखिए और उसको फॉलो कीजिए। प्रोवाइड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन टाइम एलोकेटेड, जो आपके पास मुतय्यन करदा वक्त मौजूद है उसी के अंदर आपने अपनी मालूमात किस तरीके से लोगों तक पहुंचानी है, इस चीज़ पर आपने फोकस करना है। आंसर द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन के अख्ताम पर अपने हाजरीन के सवालात का एतमाद के साथ जवाब दीजिए। सो डियर व्यूअर्स, for the better understanding of my lecture, you can watch my previous lecture that is about planning a presentation. तो अज़ीज़ तलबा, आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह एक नए मौजू के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।